पर आश्चर्य नहीं कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस को मोदी सरकार के 11 वर्षों का काम बिल्कुल भी रास नहीं आया। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले साल के कार्यकाल के कामकाज को भी खारिज करने का ही काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस ने हर संस्था को कमजोर करने के साथ उनकी स्वतंत्रता पर हमला किया है। उनके अनुसार मोदी सरकार ने 11 साल बर्बाद कर दिए और इस कालखंड में उसने संविधान के पन्नों पर केवल तानाशाही की स्याही पोती है। कांग्रेस नेता ऐसे आरोप पहले भी लगा चुके हैं, वे कुछ नया नहीं कह सके, लेकिन इस पर हैरानी है कि खड़गे मोदी सरकार पर तानाशाही के रास्ते पर चलने का आरोप तब लगा रहे हैं जब चंद दिनों बाद ही देश में आपातकाल थोपने के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस नेता मोदी सरकार पर नए सिरे से पुराने आरोप लगाते समय यह भी ध्यान नहीं रखते कि उन्हें कब क्या कहना चाहिए। यह और कुछ नहीं, विरोध के लिए विरोध की राजनीति का ही परिचायक है। शायद इसी कारण दिल्ली में युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। लोकतंत्र में यह सब चलता रहता है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष को सरकार की आलोचना इसी तरह करनी चाहिए? यदि किसी को इस आलोचना में सकारात्मकता अथवा रचनात्मकता दिखती है तो फिर नकारात्मकता किसे कहते हैं? अच्छा होता कि विपक्षी गठबंधन INDAI का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज की गहन समीक्षा करते समय इसी अवधि में अपने कामकाज की भी परख करती और यह देखती कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के अलावा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उसने क्या हासिल किया है। यह प्रश्न उसे अपने आप से करना चाहिए। ऐसा शायद ही हो, लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इतने कटु संबंध नहीं होने चाहिए कि वे राजनीतिक दुश्मन जैसे दिखें। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों को रथ के पहियों की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में अपने देश में ऐसी संज्ञा नहीं दी जा सकती। विपक्ष बिना विचारे सरकार के हर फैसले का विरोध ही करने को उतावला रहता है। यह ठीक नहीं। इसका नुकसान दल विशेष को नहीं, देश को हो रहा है। उचित होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आपसी संपर्क और संवाद के जरिए अपने रिश्तों को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ें। यह ध्यान रहे कि ताली दोनों हाथ से बजती है। एनसीडी का कर्ज से गंभीर रूप से जूझना चिंताजनक है। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब यह सामने आता है कि एनसीडी का बजट 17,000 करोड़ का है, लेकिन इसकी देनदारी 14,000 करोड़ की है। राष्ट्रीय राजधानी के इस नगर निगम की वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन निराशाजनक है कि कई बार इसे कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो जाता है। एनसीडी की आय से ज्यादा इसके खर्च हैं, लेकिन राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने की दिशा में ठोस पहल नहीं दिखाई देती। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एनसीडी दिल्ली सरकार पर निर्भर रहती है, जिसे उससे करीब 8,000 करोड़ रुपए मिलते रहे हैं। एनसीडी के उच्चाधिकारियों को समझना चाहिए कि दिल्ली सरकार के भरोसे रहने के बजाय उन्हें स्वयं आय के साधन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। कर वसूली का दायरा
बढ़ाने के साथ ही डिफॉल्टरों के साथ सख्ती बरती जानी चाहिए ताकि आय बढ़ सके।